हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, आरबीआई इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट टेन्योर लिमिट्स फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स। तो देखो आरबीआई ने ना अभी डायरेक्शंस निकाली हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो डायरेक्शंस का नाम है आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स गवर्नेंस अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026। तो देखो ये ना क्यों निकाली है, आपको पता है ये देखो हर बैंक का अपना एक बोर्ड होता है जिसमें उनके चेयरमैन होते हैं, बाकी सारे ईडीज़ वगैरह होते हैं। ऐसे ही आपके जो यूसीबीज़ होते हैं उनके होता है। अब क्या है, कुछ ना लूप होल्स थे पहली डायरेक्शंस में जिसका ना मिसयूज़ करता था जो बोर्ड होता था यूसीबीज़ का। अब बेसिकली उन लूप होल्स को इस डायरेक्शंस के थ्रू आरबीआई ने ख़त्म कर दिया है। अब उन्होंने क्या कहा है, जो रिफॉर्म की है उन्होंने कह दिया है कि बोर्ड डायरेक्टर्स जो हैं ना उनको वो बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ 10 कंजेक्टिव ईयर्स के लिए हो सकते हैं। मतलब कि अगर मानो किसी को 2025 में अपॉइंट किया है तो वो 2034 तक रहेंगे, यानी आपके 10 साल जब उनके पूरे हो जाएंगे, और 10 साल कंजेक्टिवली। ठीक है, वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि 10 साल पूरे होने के बाद ना एक 3 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। मतलब 3 साल पूरे होने से पहले आप उन्हें दोबारा हायर नहीं कर सकते हो, सेम बोर्ड सेम बैंक। क्योंकि देखो अगर हायर कर लोगे तो क्या होगा, फिर तो फ़ायदा ही नहीं ना ये कूलिंग ऑफ बनाने का। सब कुछ एक ही बोर्ड देखो अगर सब कुछ करता जाएगा तो ना बैंक के अंदर ना थोड़े अलग काम होने के, थोड़े आपके घोटाले होने के, घपले होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक ही लोग हैं जो उसे रन करी जा रहे हैं। अब देखो आपने कभी ऑडिट का कॉन्सेप्ट बैंक में देखा, क्यों होता है? इसीलिए होता है ना कि जो भी काम कर रहा है उसका एक चेक हो जाए। आपके इवन की मैंडेटरी लीव भी पता है सीट से इसीलिए दी जाती है बैंक्स में। तो उसी के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड इन्होंने कहा होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, अब उन्होंने क्या कहा है, देखो ये तो लिमिट तो पहले भी थी, लेकिन क्या करते थे ये लोग, ये 10 साल का ना पीरियड को कैसे यूज़ करते थे, रिज़ाइन कर देते थे और फिर दोबारा आ जाते थे, पता है। तो फिर इसी को उन्होंने अब कह दिया है आरबीआई ने कि 3 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड भी अब मैंडेटरी है। अब इससे क्या है कि रोटेशन होना देखो बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो ये ट्रांसफ़र्स वगैरह क्यों होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, इसीलिए होती है। रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्या है कोई भी अब लूप होल को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। चलिए, इफ़ेक्टिव डेट इसकी इमीडिएटली इफ़ेक्टिव हो चुका है जिस दिन से आपकी डायरेक्शंस आई हैं, और ये जो है आपके बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के साथ भी अलाइन करता है। चलिए नेक्स्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 रीचेस 10 ईयर माइलस्टोन। ऑब्वियसली 2016 में हुआ था, अब 2026 है, 10 साल इसको पूरे हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है अगर मैं आपके बैंकिंग के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। और इसका देखो इसी साल ना अमेंडमेंट एक्ट भी आया है, तो ऑल द वे और ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। चलिए 2016 से पहले क्या होता था, हमारे पास ना ठीक है सारफेसी एक्ट था, सब कुछ था, लेकिन ना फिर भी ना डेट की जो रिकवरी थी, मानो किसी बैंक ने लोन दिया, इतने बड़े बड़े लोन होते थे। ठीक है, आप छोटे अपने पर्सनल लोन की ना बात सोचो, कंपनियों के हज़ारों करोड़ों के लोन ख़राब हो जाते थे, कोलेटरल वो बेच नहीं पाते थे टाइम में, क्या करेंगे, पैसा ख़त्म है ना। तो इसके लिए आपका आईबीसी लाया गया था। आईबीसी एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क, बड़ा कंसोलिडेटेड, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया था कि बेसिकली कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के केस में कोई भी लोन किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी का ख़राब होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर को कोई भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए एक प्रोसेस बनाई गई थी। 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं इसके: मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ अवेलेबल एसेट्स, इंश्योरिंग टाइम बाउंड एफिशिएंट रेजोल्यूशन, एंड ऑल्टरिंग कॉर्पोरेट बोरोअर बिहेवियर टू प्रमोट डीप क्रेडिट डिसिप्लिन। तो ये इसके आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो ये जो टॉपिक्स हैं ना अभी शुरू के, ये ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से ये समझाऊंगी। अब चलो, इसके ना कुछ पिलर्स होते हैं। सबसे पहले आपके एडजुडिकेटर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एडजुडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन है? अगर आपका कंपनी का कोई भी केस है तो वो हैंडल करेगी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और अगर कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप था जिसका लोन ख़राब हुआ है तो वो हैंडल करती है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ये बात याद रखना। रेगुलेटर कौन है, इस पूरे इकोसिस्टम को संभालता कौन है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ ना आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि वो डे टू डे ऑपरेशंस देखते हैं पूरा, कि वो जो बिज़नेस है जो ख़राब हो गया, हो सकता है कि कंपनी बंद करनी पड़ेगी, उसे रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, वो सब कुछ रेजोल्यूशन प्रोसेस कौन देखता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स देखते हैं। देन आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ भी होती है, तो ये सेंट्रलाइज डेटा बेसिस हैं जिनमें पूरा आप वेरीफाइड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन मेंटेन होती है, ताकि क्या हो कि फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट हुआ है नहीं हुआ है, इन सब चेक्स को बनाने के लिए। तो ये 4 आपके इस्टेब्लिश किए गए थे आईबीसी के अंतर्गत। अब 10 साल में देख लेते हैं कि कितना इन्होंने सक्सेस हासिल की है। सो अगर मार्च 2026 का ये आपका डेटा सरकार ने ही दिया है,
सो 1419 कॉर्पोरेट केसेस आपके सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो होती है उसे CIRP बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को। और इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं ये सारे बैठते हैं, एक तरह से उनका कमेटी होती है और वो डिसाइड करते हैं कि रेजोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है, और वो फिर आगे सबमिट करते हैं थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इस चीज़ को एडजुडिकेटर को। तो इसमें आपके क्या कहते हैं, इस अभी तक 4 लाख करोड़ रुपीस रियलाइज़ हो चुके हैं क्रेडिटर्स के। नहीं तो सोचो अगर ये नहीं होता, ये पैसा कितना टाइम लग जाता उन्हें रियलाइज़ करने में, अमाउंट सोच रहे हो। चलिए इसके साथ साथ जो क्रेडिटर्स हैं आपकी रियलाइजेशन उनकी 95% ऑफ द फेयर वैल्यू हो चुकी है एंड 167% ऑफ द लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स। इसके साथ साथ देखो सबसे बेनिफिशियल क्या रहा है कि इसमें ना ये जो हमने अभी देखा ना CIRP, उसके थ्रू ना आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है सारी। क्रेडिटर्स ही डिसाइड कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, हाँ आप कितना दे पाओगे, कितना मैक्सिमम हमें चाहिए, बातचीत करके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है। और आपके कम से कम 30,000 कॉर्पोरेट केसेस जो हैं वो सेटल हो चुके हैं या फिर विड्रॉ किए जा चुके हैं एट प्री एडमिशन स्टेज। देन प्री कोर्ट सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो वो आपका एस्टिमेटेड 14 लाख करोड़ का हो चुका है। चलिए NPAs पे भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली देखो उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, NPAs ही तो है ना ये लोन घूम फिर के। तो इसमें उन्होंने कहा है कि देखो IBC ऑब्वियसली अब इतना इसका प्रोसेस प्रॉपर हो चुका है, तो बैंकिंग सेक्टर के जो ग्रॉस NPA हैं वो आपके ऑब्वियसली हाई होता है अगर ऐसी प्रोसेस ना होती, लेकिन अब क्योंकि IBC हमारे पास है तो ये 2017 में 11.8% था, लेकिन सितंबर 2025 में गिर के ये 2.1% हो चुका है। ऑब्वियसली देखो कितना गिरावट आया है। चलिए टोटल रिकवरी देख लेते हैं। तो जो लेटेस्ट है ना RBI की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया है कि आउट ऑफ 1.04 लाख करोड़ रुपीस जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने रिकवरी की है सारे NPAs के अंडरगत, उसमें IBC के थ्रू ही 52.4% आपके रिकवर हुए हैं। चलिए अब ऑब्वियसली इसको देखते हुए S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी इवन कि इंडिया का जो इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क है उसे ग्रुप C से ग्रुप B में ले आए थे। मतलब देखो IBC कितना बेनिफिशियल है हमारी कंट्री के लिए। चलिए अब इसका जो लेटेस्ट 2026 में अमेंडमेंट आया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये पहले देखो देखता निकाला किसने है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखती है सब कुछ। और अब ना ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं और आउट ऑफ कोर्ट हो जाएं केसेस, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस ना, चलो IBC में ना पूरी टाइमलाइंस दी हुई हैं, फिर भी ना थोड़ा तो खिंच जाता है ना प्रोसेस, तो जितना आउट ऑफ कोर्ट करोगे उतना सही है। हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो एक ना नया अब क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बनाया गया है। पहले CIRP था, अब CIIRP है, ठीक है। तो एक नया सिस्टम इन्होंने अब बनाया है, आउट ऑफ कोर्ट सिस्टम है। तो पहले क्या होता था, जो भी रेजोल्यूशन प्रोसेस देता था ना CIRP, वो कोर्ट के थ्रू जाती थी। अभी इन्होंने बिल्कुल ही आउट ऑफ कोर्ट बना दिया है। अब इसमें क्या है, जो भी फाइनेंशियल लेंडर्स होंगे, जैसे कि बैंक से हुए ना जिन्होंने भी लोन दिए हैं, तो बैंक्स हो सकते हैं, FIs हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो क्या है, वो खुद ही अपने लेवल पे अर्ली स्टेज रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं अगेंस्ट अ स्ट्रगलिंग कंपनी, ठीक है। और ये पहले ही स्टेज पे कर सकते हैं अगर इन्हें लग रहा है कि हमारा लोन ख़राब हो सकता है। टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट कर दी हैं, जैसे कि NCLT को कहा गया है कि आपको 14 दिन में डिसाइड करना है कि ये केस एडमिट होगा कि नहीं है, ये बैंक्रप्सी का बनेगा या नहीं बनेगा। देन कंपनी को जो क्लोज डाउन करना है उसकी पूरी लिक्विडेशन की प्रोसेस होनी है, क्योंकि देखो क्या होगा, लिक्विडेशन का मतलब होता है कि मैं सारी कंपनी बंद कर रही हूँ, इसके पूरे जो है एसेट्स वगैरह बेच बाच के जो पैसा आएगा उससे मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पे करते हैं, ठीक है। पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पे होते हैं आपके, फिर आपके जो सप्लायर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिन्हें हम बोलते हैं वो पे होते हैं, एंड फाइनली फिर आपके शेयर होल्डर्स पे होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो देखो अब ना उन्होंने ये भी कहा है इस आपके IBC कोड के अंतर्गत कि अगर कोई भी कंपनी है जिसको आप कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता कि आपको उसको शट डाउन करना ही पड़ेगा, तो पूरा जो प्रोसेस लिक्विडेशन का है वो 180 डेज़ में हो जाना चाहिए। इसके बावजूद मानो 180 डेज़ यानी 6 महीने में नहीं होता है, तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक 90 डेज़ की मैक्सिमम एक्सटेंशन दे सकती है। फिर है क्रॉस बॉर्डर एंड ग्रुप इंसॉल्वेंसी। तो उसमें क्या है, उसमें भी आपका पूरा एक क्लियर फ्रेमवर्क किया गया है। ये तो बेसिकली आपके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया गया, क्योंकि MNCs को क्या, MNCs भी तो कहेंगी ना कि हम आके क्यों यहाँ पे लगाएंगे, तो इसलिए आपका ये किया गया है। इसमें पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑपरेशंस करता है उस केस में ये आपके कैसे रहेगा। देन आपका इवन के क्लीन स्लेट प्रिंसिपल को भी स्ट्रेंथन किया गया है। देखो क्या होता है ना, जब भी आपका रेजोल्यूशन प्लान क्या होगा, या तो ये डिसाइड करेंगे क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जो आपकी कमेटी बनती है वो या तो कहती है कि हाँ इस कंपनी को बंद करो, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, या वो कोई नया बायर आएगा जो उसे रेस्क्यू कर लेगा, ठीक है।
अब मानो कोई भी नया बायर आता है और आपके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो जो प्लान देते हैं, रेजोल्यूशन प्लान, उसे मान लेते हैं। देखो इसके लिए ना 66% आपके, चाहे CRP हो चाहे CRRP हो, 66% वोट्स चाहिए फेवर में, तभी वो रेजोल्यूशन पास माना जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी नया बायर आएगा और आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मान जाते हैं, हाँ ठीक है ये हमारा पूरा क्लेम्स बनते हैं, सब हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि कंपनी अब जब आपके नए बायर पे शिफ्ट हो जाएगी तो सारे कंपनी के पास्ट क्लेम्स और उसको साफ़ कर दिया जाएगा, और जो है आपकी रेस्क्यूड कंपनी एक तरह से नए तरीके से चलेगी, उसकी बिल्कुल क्लीन स्लेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी लॉन्च्ड अ फ्रेश सेट ऑफ डिजिटल पोर्टल्स एंड स्कीम्स इन मुंबई ड्यूरिंग सिडबीज 37th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस। तो सिडबी आपको पता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, और ये बेसिकली MSME सेक्टर से आपके पूरा डील करते हैं। अब देखो एक इन्होंने लॉन्च किया है सिडबी RRB को लेंडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये जो सिस्टम है आपके सिडबी के साथ साथ जो RRBs है ना, उनके दोनों के देखो जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उसको मिक्स करने के लिए बनाया गया है कि दोनों अपना, सिडबी ने देखो MSMEs को ग्रो करना है, RRBs का हमें पता है वो बिल्कुल आपके अंडर सर्व्ड एरियाज़ पे है, तो इसलिए ये लॉन्च किया गया है। देन मोर प्रोग्राम यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस। देखो सिडबी है तो सब कुछ MSME रिलेटेड ही होगा, तो एक स्पेशलाइज्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये, जिसमें आपके 10,000 रूरल माइक्रो बिजनेसेस और लोकल आर्टिसंस को अगले 3 साल के अंदर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर MSMEs। तो इसमें क्या है आपके जो भी बहुत छोटे छोटे माइक्रो बिजनेसेस हैं, तो देखो माइक्रो मीडियम स्मॉल MSME में जो तीनों होते हैं, आपको इनकी ना टर्नओवर कितना होना चाहिए, कितनी आपकी प्लांट एंड मशीनरी में, ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जो भी माइक्रो बिजनेसेस हैं उनको एक क्विक क्रेडिट मिलेगा 5 लाख रुपए तक का स्कीम के अंतर्गत, और इसके लिए उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा ये 5 लाख रुपए का, और इस कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी उनको देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट की 75% गारंटी कवरेज मिलेगी, ताकि ऑब्वियसली बैंक्स वरना ये कहेंगे ना कि आप हम किस बेस पे दे दें, हमारी क्या सेफ्टी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 75% बैकिंग रखी है। ये लास्ट जो उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया वो है सिडबी मैकफिन मार्च। तो देखो ये क्या है आपका, ये ना पूरी एक मार्केट प्लेस बनाई है इन्होंने, जिसमें जो भी MSMEs है ना वो मशीनरी खरीद सके। देखो ऑब्वियसली मशीनरी की तो ज़रूरत उन्हें है ना, तो इसमें क्या है आपका पूरा मशीनरी के बहुत रेट स्टैंडर्डाइज रखे गए हैं, उनको बहुत ऑप्शंस दिए गए हैं। इससे क्या होगा, देखो अभी भी ना बहुत जगह आपकी हम लोग बोलते हैं ना कॉटेज इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट, जहाँ पे हाथ से काम होता है और काम फिर स्लो हो जाते हैं। देखो कई जगहों में तो चलो हैंडीक्राफ्ट ज़रूरी होता है, बट कई जगहों पे मशीन्स आने से काम थोड़ा आसान हो सकता है, जल्दी हो सकता है, और इस मशीनरी के लिए लोन अप्रूवल्स भी इसी प्लेटफॉर्म पे बल्कि मिल जाएंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल पोर्टल रहेगा ये MSMEs के लिए। चलिए नेक्स्ट है, RBI हैज़ ऑफिशियली अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड IAS ऑफिसर एलियास जॉर्ज जी। इनको पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है फेडरल बैंक लिमिटेड में, और 3 साल के लिए रहेंगे। नेक्स्ट है मेजर ओवरहॉल ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बाय मॉस्पी। अब देखो ये बात याद रखना, बहुत सारे इंडेक्सेस में ना इस साल ना आपका बेस ईयर चेंज हो रहा है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो IIP क्या होता है आपका, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑब्वियसली ये पूरा आपका बताता है, मंथ ऑन मंथ आता है कि क्या आपके वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट में, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल आउटपुट इस साल आपका इतना मीट्रिक टन्स था, इतना, तो उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको ये आपका पूरा बताता है। और ऑब्वियसली देखो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये इंडेक्स नीचे जा रहा है तो इकोनॉमी यानी हमारी ग्रो नहीं कर रही है, क्योंकि ग्रो कर रही है उसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, डिमांड है। चलिए इसे आपका NSO रिलीज़ करता है, हर मंथ ही आता है। IIP में आपके 3 आपके सेक्टर्स होते हैं, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सबके वेट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का हाईएस्ट होता है, सारे वेट्स आपको गिवन है। बेस ईयर इसका ना 2011-12 होता था। अब क्या चेंजेस आए हैं आपके, तो न्यू सीरीज़ अब जो आएगी इसकी वो याद रखना, अभी जो है अभी नहीं चेंज हुआ है, अब जो न्यू सीरीज़ आएगी उससे चेंज होना शुरू होगा। तो अब 22-23 कर दिया है। अब देख रहे हो ना मोस्टली क्या है आपका, CPI का भी चेंज हो गया, GDP का भी चेंज हो गया, IIP का भी अब चेंज हो गया, WPI बच्चा है, कुछ कुछ बच्चे हैं उनका भी धीरे धीरे सरकार कर देगी, क्योंकि ऑब्वियसली देखो 11-12 बहुत पुराने हो गए थे, है ना। अब इतना पुराना तो बहुत ही वो हो गया, तो इसलिए अब उसको रेलिवेंट बनाने के लिए इन्होंने 22-23 पर लेकर आएंगे इसे। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, आइटम ग्रुप्स को भी पहले 407 होते थे, अब उसे 463 कर दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने एक चेन लिंक्ड मेथोडोलॉजी अब ये यूज़ करेंगे। देखो क्या होता है आपके इंडेक्स में, ऑब्वियसली देखो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, हमने देखे ना ऊपर भी 3 में डिवाइडेड होते हैं।
अब इसमें क्या है कि आपका ना धीरे धीरे विद टाइम ये कंपोनेंट्स और वेट्स को आपके अपडेट भी किया करेंगे। पहले क्या था कि फिक्स हो जाता था, लेकिन देखो आज के टाइम में तो सब डायनामिक है, फिक्स रख के तो हम कुछ भी नहीं चल सकते ना। सो इसके लिए अब एक चेन लिंक मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे। सेक्टर्स भी आपके बढ़ा दिए गए हैं, अब गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट, माइनर मिनरल्स, और जैसे कि अब रेयर अर्थ मिनरल्स इतने ज़रूरी हो चुके हैं तो उसको भी ये करेंगे, देखेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। देन इलेक्ट्रिसिटी को जो है ये अब विल नॉट बी लम्प टुगेदर, न्यू सीरीज में आपके सेपरेट इंडिसेस आएंगे फॉर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। उससे देखो हमें फिर बेटर पता चलेगा ना कि कौन सा सेक्टर उठ रहा है। इसके साथ साथ आपका माइनिंग रिलेटेड भी उन्होंने कैटेगरीज को और ज़्यादा ब्रेक करेंगे ये, जैसे कि फ्यूल मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो ये सारे आपके IIP में चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट है ताइवान हैज़ ओवरटेकन इंडिया टू बिकम वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। तो देखो पहले हम होते थे वर्ल्ड के, अब ताइवान हो गया है। ताइवान का जो टोटल वैल्यूएशन है वो आपका $4.95 ट्रिलियन का उसका मार्केट्स का हो गया। चलिए टॉप 4 देख लेते हैं। तो देखो अब ताइवान तो 5th हो गया, इंडिया 6th हो गया। फर्स्ट है आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, USA में है। सेकंड है नैस्डैक, अगेन वो USA की ही फर्म वो है स्टॉक एक्सचेंज। देन है आपका शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जो चाइना में लोकेटेड है। एंड फाइनली 4th रैंक पे आपका जापान एक्सचेंज ग्रुप आता है जो टोक्यो की स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडिया रिलेटेड देख लेते हैं। हमारे यहाँ हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस का या कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, और हमारी 2 मेन एक्सचेंजेस है। देखो हैं तो उससे भी और ज़्यादा, पर 2 मेन की अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुरानी है, 1875 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इवन की एशिया और इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये 1992 में बनी थी, और ये इंडिया की वॉल्यूम और ट्रेड वाइज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अब देखो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना आपके सारे स्टॉक एक्सचेंजेस, इसमें होता क्या है, इसमें 2 तरह के आपके एसेट्स जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं। शॉर्ट टर्म होंगे जैसे कि बॉन्ड्स हो सकते हैं, या गवर्नमेंट के कुछ भी आपके मनी मार्केट रिलेटेड जो भी होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म जैसे कि शेयर्स हो जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है LIC ने 2 देखो कपल्स के लिए ना स्पेसिफिकली 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, प्लान्स बोलो या फिर, इसका नाम है LIC न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम और LIC न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग सिंगल प्रीमियम देखते हैं। ये क्या है, इसमें नाम ही सिंगल है ना, मतलब सारा प्रीमियम ना एक ही बार दे दो। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका जो प्लान है इसमें गारंटेड बोनस मिलेगा ऑफ ₹70 फॉर एवरी ₹1000 ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, और पॉलिसी की ड्यूरेशन आप 10 से 25 साल कुछ भी रख सकते हो। जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा आपको वो अमाउंट मिल जाएगा आपका वापस। चलिए LIC न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम, इसमें क्या है, आप एक लिमिटेड फिक्स पीरियड के लिए, मतलब 1 टाइम नहीं है, आप थोड़े लिमिटेड पीरियड के लिए पे करोगे। ठीक है, एंड मतलब पूरी पॉलिसी टर्म के लिए आपको पे नहीं करना है, आप 5, 10, 15 साल जो भी आप चूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, आपको 7% गारंटेड एडिशन मिलेगी जितना भी आपने दिया होगा प्रीमियम उस पर, बेस्ड ऑन टैबुलर एनुअल प्रीमियम। इसके साथ साथ देखिए इस केस में ये भी होगा कि अगर किसी की भी आपके कपल में से किसी की भी कुछ भी वजह से हो जाती है डेथ, तो उसमें क्या होगा, जितना भी फ्यूचर प्रीमियम पेमेंट्स हैं वो सारी वेव हो जाएंगी, और जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो लेकिन फुली कवर्ड रहेगा विदाउट पेइंग अनदर रुपी। चलिए इसकी पॉलिसी ड्यूरेशन आपकी 10 से 25 साल ही रहेगी, सेम जो ऊपर थी। नेक्स्ट है LIC सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स ओनरशिप इन स्टेट ओन्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो CBI में उन्होंने बढ़ा ली है। तो इसके लिए उन्होंने 26.626 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं CBI से, उन्होंने इशू किए हैं, और अब टोटल जो स्टेक है ना उनका, पहले 3.16 था, अब उससे बढ़ के उनका स्टेक 6.06% हो गया है। नेक्स्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिशियली लॉन्च्ड अ न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल। तो एक सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा सारे इन्वेस्टर्स के लिए, कोई भी सेमीकंडक्टर का कुछ भी यूनिट लगाना चाहता है, ऐसे इसकी कंपनी में किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनकी कोई क्वेरीज है, उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। सो ये ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन हब सारा आपको लगाने, प्रोजेक्ट लगाने से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, पॉलिसीज से लेके, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सब यहीं पे मिल जाएगा। और इसमें इवन की ग्रीवियंस रिड्रेसल भी है, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी के बीच में उन्होंने बिल्ड इन करी है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आपका ये 2021 में लॉन्च किया गया था और मीटी के अंतर्गत चलता है। इसमें क्या है कि देखो अब पता है कि गोइंग फॉरवर्ड AI इज़ द फ्यूचर, एवरीथिंग मशीन लर्निंग एवरीथिंग इज़ द फ्यूचर। अब उनके लिए इनको चलाने के लिए क्या है, सेमीकंडक्टर्स, ये EV बनाने हैं, जो भी सोलर पैनल्स बनाने हैं, सब में सेमीकंडक्टर्स लगने हैं, उसके लिए मिशन लॉन्च हुआ था। तो हमें एक पूरा रिलायबल सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना है देश में, और इसका टोटल आउटले है आपका 76,000 करोड़ रुपीज़ का।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट नोटिफाइज नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस या फिर नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड रूल्स 2026 एंड नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, जिसमें आपका नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल रूल्स आए हैं 2026 अंडर द पेरेंट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। तो ये मेन अम्ब्रेला एक्ट है जो पिछले साल आई थी। इसके अंतर्गत आपके दो, एक बोर्ड और एक ट्राइब्यूनल के लिए इन्होंने रूल्स दिए हैं। सबसे पहले बोर्ड के लिए देख लेते हैं। तो बोर्ड क्या है, आपकी एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी रहेगी पूरे आपके स्पोर्ट्स की, और इनको पूरा पावर है टू ग्रांट, रिन्यू, सस्पेंड एंड कम्प्लीटली कैंसिल ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़। तो अब जो सारी की सारी स्पोर्ट बॉडीज़ है ना, डिफरेंट डिफरेंट, क्रिकेट की ले लो, एथलीट्स की ले लो, कुछ भी ले लो, वो सब इसके अंतर्गत काम करेगी। इस बोर्ड में आपके चेयरपर्सन होंगे और 2 मेंबर्स होंगे, और इसे अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्पेशलाइज सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। टेन्योर जो है 3 साल तक का रहेगा हर बोर्ड मेंबर का, या फिर 65 साल, जो भी इससे पहले अचीव हो जाता है, ठीक है। और मेंबर्स जो हैं दे आर लीगली एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर 1 एडिशनल टर्म ओनली। फंक्शंस क्या रहेंगे, जितने भी नेशनल आपके स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं उनको देखना, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स सिलेक्शन पैनल को देखना, सब कुछ ये इनको रेगुलेट करेंगे। देन इसके साथ साथ इनके जो भी फाइनेंसेस होंगे, इनके अकाउंट्स होंगे, वो जैसे सारे सरकार के कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके भी वही करेगा। चलिए नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल के बारे में देख लेते हैं। अब मानो कोई भी डिसीजन हुआ, कुछ भी हुआ, किसी को भी दिक्कत है, तो अभी तक क्या होता था, कोई भी स्पोर्ट्स के डिस्प्यूट होते थे सिविल कोर्ट्स में जाते थे, अब वो नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल पे जाएंगे। इसमें भी आपके क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे और 2 अदर मेंबर्स जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। चेयरपर्सन को जो होंगे वो आपके करंट या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। मेंबर्स जो हैं इसमें बाकी जो होंगे वो कोई भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं फील्ड के, या फिर एक्सपर्ट हो सकते हैं स्पोर्ट्स, पब्लिक एड या लॉ में। सर्विस इनकी 5 साल तक की रहेगी या फिर 70 साल जो भी पहले हो जाता है। मेंबर्स का टेन्योर भी 5 साल तक का रहेगा या 67 ईयर्स जो भी पहले हो जाता है। और चेयरपर्सन और मेंबर्स जो हैं वो भी एक टर्म के लिए आप रीअपॉइंट कर सकते हो। पावर्स क्या क्या रहेगी, सिविल कोर्ट की तरह चलेंगे, पूरे सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत पूरा डिसीजन दे सकते हैं ये। इसमें क्या होगा, कोई भी एथलीट किसी भी फेडरेशन को कुछ भी चैलेंज करना है ना, कि अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है ट्रिब्यूनल में केस गया पर उनका उन्हें नहीं ठीक लगा, तो फाइनल वो किस पे जाके अपनी अपीलिंग कर सकते हैं। अपीलिंग अथॉरिटीज़ की कौन सी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद इन अ स्ट्रिक्ट 30 डे विंडो। और क्योंकि कौन कौन से केसेज है जो ट्राइब्यूनल नहीं हियर कर सकता है, वो है कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट का अगर है, कोई भी डोपिंग के केसेस हैं, या फिर मैटर्स दैट फॉल अंडर द एक्सक्लूसिव इंटरनल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस और स्पेसिफिक स्पोर्ट बॉडीज़। चलिए ये जो रूल्स हैं अब आपके पूरे आपके मेजर्स लिए जा रहे हैं, डिजिटली भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूशन ऑफ 2 स्कीम्स, असिस्टेंस टू स्टेट एजेंसीज फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड FPS डीलर्स मार्जिन अंडर NFSA एंड स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे हम स्मार्ट PDS बोलते हैं, अंडर अम्ब्रेला स्कीम सार्थक PDS। तो PDS देखो स्कीम आपके लिए ना खासकर RBI के बच्चों के पेपर 1 के लिए ज़रूरी हो जाती है, इसलिए हमें ये न्यूज़ पढ़नी है। चलिए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये पास किया है। तो अब इसमें क्या है, आपकी एक अम्ब्रेला स्कीम है सार्थक PDS, जो कि क्या है, स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन PDS। तो PDS सिस्टम तो देखो हमें पता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो राशन शॉप्स के थ्रू सब्सिडाइज रेट में या फिर फ्री ही आपको मिल रहा है आजकल। अगर हम लोग बात करें सरकार की, तो कम से कम 80 करोड़ लोगों को इसके थ्रू राशन आपके मिलता है इंडिया में। अब इसका क्या है, एक लेग है जिसमें आपका ये कैसे सामान पहुंचाना भी तो है ना, उसको प्रोक्योरमेंट हमें पता है कौन करता है, FCI प्रोक्योर करता है। अब उसको पहुंचाना हर स्टेट तक, वो आपका सार्थक PDS का पार्ट है, उसके अंतर्गत होता है। अब इसका पूरा बजट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट 25,530 करोड़ रुपीज़ अगले 5 साल में इसमें लगाएगी, इन दोनों कंपोनेंट्स में अंडर सार्थक PDS। और जो स्कीम है आपके 16th फाइनेंस कमीशन के साथ ही पूरा जो साइकिल रहेगा वही स्कीम का टाइम पीरियड रहेगा, यानी मार्च 31, 2031 तक। अब इसमें आपके अभी मैंने कहा ना 80 करोड़ के करीब, तो 81.35 करोड़ पीपल का कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी डिपेंडेंट है। चलिए अब इसको सार्थक PDS के साथ ही क्यों मिला रहे हैं, ठीक है, इन दोनों स्कीम्स को। अब देखो क्या था, अगर आप नाम पढ़ो कि स्टेट एजेंसीज को इंटर स्टेट मूवमेंट है, पहला ये है, ठीक है। अब उसमें क्या है, वो लॉजिस्टिक्स और ये जो है ना स्कीम जो आपका पूरा हैंडल करती है कि फिजिकल मूवमेंट कैसे होगा, स्टेट के अंदर बात होगी, या फिर कैसे फेयर प्राइस शॉप्स को प्रॉफिट मार्जिन्स मिलेंगे, वो सब पहली वाली स्कीम देखती थी, ठीक है। अब दूसरी देखती थी मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, यानी कि पूरा मुझे कैसे डिजिटल टूल्स, कंप्यूटर्स और अपग्रेड्स को वो करना है। अब क्या है, देखो जब घूम फिर के बात ये उसी की थी,
ठीक है, बात आपके पीडीएस रिलेटेड ही है, तो इन्होंने कहा कि इन एरियाज़ को भी हम उसी के अंतर्गत ले आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अब इसमें? बेटर पे फॉर डीलर्स एंड स्मूदर ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली देखो अब इसमें क्या होगा कि आपके फाइनेंशियल रूल्स दिए जाएंगे स्टेट्स को एंड यूटीज़ को विद कॉस्ट ऑफ मूविंग एंड हैंडलिंग ग्रेन, और फेयर प्राइस शॉप डीलर्स को भी बेटर कमीशन अब मिलेंगी इसके अंतर्गत। इसके साथ साथ देखो अब हाईटेक पीडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाएगा, उसमें एआई, मशीन लर्निंग, इस सबको यूज़ किया जाएगा। इवन कि ग्रीवेंस रिड्रेसल भी आपका एआई के थ्रू ही किया जाएगा। तो ऑब्वियसली देखो कभी भी ना किसी चीज़ को मर्ज पता है क्यों किया जाता है, क्योंकि क्या हो रहा होता है किसी चीज़ की ना इतनी आप लेग्स क्रिएट कर दोगे, इतना पेपर वर्क एक्स्ट्रा हो जाता है, तो जब हम चीज़ को कंसोलिडेट करते हैं, जैसे आपके आरआरबीज कंसोलिडेट हुए, तो उसका फ़ायदा ही होता है ना आपके, एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है, चीज़ आपको बार बार रेपिटेशन ऑफ वर्क आपका बच जाता है। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान जी रिलीजेस 10,021 करोड़ मदर सैंक्शन टू 12 स्टेट्स एज फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो 12 स्पेसिफिक स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं? इसमें आपके नॉर्थ एंड ईस्ट के असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड यूपी है। सेंट्रल एंड वेस्ट के छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा है। साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट के कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पंजाब है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कंडक्ट्स ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम अंडर निर्भय रहो इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन विमेन सेफ्टी इन रूरल एरियाज। तो देखो ये ना मई 25 से मई 27 तक चला था आपका, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया था। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के जो आगे ट्रेन करते हैं उनको ट्रेनिंग कर ले, है ना। अब इसका पूरा जो सेशन हुआ था इसका आपका टाइटल था फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन लीगल प्रोविजंस फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन। अब ये सब जो हो रहा है ना आपका एक निर्भय रहो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, उसके अंतर्गत हो रहा है। अब ये क्या है? ये आपका मार्च 11, 2026 को इन्होंने लॉन्च किया था। अभी लॉन्च हुआ है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना। सो इसको फंड कौन करता है? जो आपका निर्भय फंड है उसी से इसकी फंडिंग ली जाती है। तो ऑब्वियसली आपके विमेन सेफ्टी इस सब पे ये फोकस है। अब इसमें आपकी टारगेट ऑडियंस है 32 लाख लोकल लीडर्स अक्रॉस इंडिया को किया जा रहा है, सेंसिटाइज किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, जिसमें आपके 14.5 लाख इलेक्टेड विमेन रेप्स हैं एंड 17.5 लाख मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी किया जा रहा है। देन जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो इसे इम्प्लीमेंट कर रही है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। 3 पिलर्स हैं बेसिकली आपके निर्भय रहो के अंतर्गत। ये है आपका निर्भय नेत्री, यानी कि इसमें पूरी औरतों के रूल्स, उनके हक, उनके लॉज के अगेंस्ट लीगल अवेयरनेस की जाती है। देन निर्भय चेतना, इसमें क्या है? इसमें आपके जो मेल हम लोग लीडर्स की बात करें ना कि उनको भी सेंसिटाइज करना ज़रूरी है, वो इसके अंतर्गत आता है। देन निर्भय दृष्टि, इसमें जो फिजिकल सिक्योरिटी कैसे विमेन की बढ़ानी है, सीसीटीवी इंस्टॉल करने, वो सब इस पार्ट में आता है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च चिराग सेंटर। तो इसका फुल फॉर्म है आपका सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स एंड गवर्नेंस। देखो फुल फॉर्म ज़रूर स्पेसिफिकली बैंकिंग, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के लिए नहीं पूछ रहे थे, फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना, ठीक है। ये उन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च किया है। बेसिकली कुछ नहीं है, रेलवेज़ का एचआरएमएस सिस्टम है, ठीक है। पूरा एम्प्लॉयज़ का इसमें डेटा होगा, उनकी प्लानिंग कैसे करनी है, उनके स्किल गैप्स हैं, उनको ट्रेनिंग कब कब देनी है, ये सब कुछ इसके सिस्टम के थ्रू ये करेंगे और ये फुली आपका ऑपरेशनल हो जाएगा बाय मई 2028। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है NESDA 2025 पोर्टल, नेस्डा। इसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। तो ना एक पूरी नेशनल रिपोर्ट होती है, ठीक है, सरकार का रिपोर्ट कार्ड मान लो, ठीक है। ये हर 2 साल में ना एक बार वो निकालते हैं। इसमें पूरा देखा जाता है कि जो भी सरकार की स्कीम्स हैं ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वो बेनिफिशियल हैं, उनका क्या एक्चुअली में परफॉर्मेंस रही है, और ये पूरा आपका क्या होता है पोर्टल पे वो निकालते हैं। नेस्टा पोर्टल है और ये इन्होंने 2025 के लिए निकाली है। अब ये क्या है? ये एक ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स है बेसिकली, और ये क्या है? ये आपका ना ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस का ई गवर्नमेंट सर्वे है, उसी के लाइंस में कहीं ना कहीं इंडिया ने अपना बनाया है। गोल क्या है इसका? पूरा देखना इफेक्टिवनेस कितनी है ऑफ ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज फ्रॉम द सिटीजन्स पर्सपेक्टिव, तो और देखना कि कोई गैप है, हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। ऑडियंस इसमें कौन कौन सी रहती है? तो आपके इसमें इवैल्यूएट करते हैं सिटीजन्स, आपके गवर्नमेंट टू सिटीजन कोई उन्होंने सर्विस दी है या फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, वो सारी आपकी इसमें इवैल्यूएट की जाती है।
देन ये ना जो पोर्टल है ना आपका 2 तरह से कैटेगराइज होता है, ठीक है, 2 कैटेगरीज है। पहला है स्टेट, यूटी, सिटी एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल्स। तो इसमें आपका पूरा जो इनके होम पेजेस होते हैं, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स है कि उसके थ्रू क्या सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रही है या नहीं। दूसरा होता है स्टेट, यूटी, सिटी एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विस पोर्टल्स। अब जहाँ पे एक्चुअली में एक्शन होना है, सर्विसेज देनी है, उन पोर्टल्स को यहाँ पे आपके इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट है पैमाना पोर्टल, इंडियाज मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग इंजन। तो पैमाना की फुल फॉर्म क्या है आपकी, प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। तो ये भी एक सेंट्रलाइज्ड आपका पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें क्या है, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना, बड़ा पैसा लगता है, बड़ा टाइम लगता है, उन सबको मॉनिटर किया जाएगा। और अगर मैं अप्रैल 2026 की बात करूँ तो पैमाना जो है आपका वो अभी 1981 सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रहा है, जिसमें आपको 43 लाख करोड़ रुपीस की लागत है। फीचर्स क्या है, ये आपके कौन से प्रोजेक्ट्स को करेगा, जिनमें भी आपके 150 करोड़ या उससे ऊपर की लागत हो रही है सरकार की। ये आपका आउटडेटेड हो चुके थे, देखो पिछले सिस्टम ना आपका OCMS 2006 होता था, उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। इसमें आपको 1 डेटा 1 एंट्री करनी है। पहले क्या होता था, पेपर वर्क करो, एंट्री करो, बहुत ह्यूमन एरर्स होते थे। अब गोइंग फॉरवर्ड एक ही सिस्टम रहेगा और इसमें आपका आराम से इंटीग्रेट कर दिया गया है टू DPIIT's इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल से। एंड ये क्या है, ये आपका पूरा एक यूनिफाइड नेशनल रेपोजिटरी रहेगा, जिसमें आपका पूरा प्रोजेक्ट ओवरसाइट को एक स्टैंडर्डाइज दे देते हैं वे, समझ गए ना, ये चीज़ नोट करनी है, ये करनी है, ये करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है। नहीं तो सोचो, मानो ठीक है मेरे को भेज दिया साइट विजिट करने, मैं कुछ और पॉइंट लिख के आ रही हूँ, दूसरी साइट वाला कुछ और, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है ना, इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया चेयर्स फर्स्ट ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026। आपकी पहली बार हुई है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। और देखो चेयरशिप हमारे पास है, इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ ब्रिक्स का सब कुछ इस टाइम इंडिया में हो रहा है। चलिए, ये आपकी जो मीटिंग हुई है आपकी अभी ये ऑनलाइन हुई थी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने इसमें बात की कि AI को कैसे हम टूरिज्म प्लेटफॉर्म्स पे लेके आएँ, सस्टेनेबल ग्रीन टूरिज्म, सारा इन्होंने ये बातचीत की। अब इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि सेकंड ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हम लोग अब करेंगे अगस्त में, कहाँ पर, जयपुर में। नेक्स्ट है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज 10th एडिशन ऑफ नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स फॉर इंडिया रिपोर्ट 22-23। तो इसमें क्या होता है, आपकी ना पूरी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और लोगों की स्पेंडिंग हेल्थ पे कितनी है, ये सब इसमें ये ट्रैक करते हैं। इसको प्रिपेयर कौन करता है, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटरीट, ठीक है, बेस्ड ऑन दी नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जो भी उनको डेटा देता है उस पर ये से बनाते हैं। अब 10th एडिशन है, 22-23 के पीरियड के लिए आया है। और मेनली हम मेन डेटा ही यहाँ पर देखेंगे। तो देखो जो सरकार का बजट है ना हेल्थ एक्सपेंडिचर, उसमें उन्होंने काफ़ी देखा है कि बड़ा है, 3 फोल्ड उसमें इंक्रीज़ आया है। 2013-14 में ये सिर्फ 1.30 लाख करोड़ होता था, पर 22-23 में ये बढ़ के 3.85 लाख करोड़ हो चुका है। तो समझ गए ना, 3 गुना हो गया। इसके साथ साथ अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, सो पर पर्सन स्पेंडिंग जो हेल्थ की है ऑब्वियसली वो भी बढ़ गई है 2.7 टाइम्स से। सो पहले पर पर्सन 1042 होती थी, अब वो अगर हम 22-23 की बात करें तो 2786 है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसमें देखो सबसे ज़्यादा, तो अगर इस रिपोर्ट का हाईलाइट देखें ना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ही है, ठीक है। और उसमें भी प्राइमरी हेल्थ केयर जो होते हैं आपके बिल्कुल विलेजेस में पाए जाते हैं ना, उन पे स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा सरकार ने बढ़ाई है, आपकी 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ उस पर करते हैं। नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियली सेटअप हाई लेवल कमेटी टू स्टडी रैपिड एंड अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स इन इंडियाज पॉपुलेशन बैलेंस। क्योंकि देखो ऑब्वियसली कई स्टेट्स की आपकी कम जा रही है, आपको पता है ना, अभी आपका स्कीम भी लॉन्च की थी कि आपको पर बच्चा 30,000, चौथे बच्चे का 40,000। तो ये बैलेंस इतना ज़्यादा क्यों है ऊपर नीचे, क्योंकि अभी जब ना आपकी बात भी हुई ना कि पार्लियामेंट में सीट्स को लेके भी, तो साउथ स्टेट्स का क्या कहना था, यही कहना था ना कि हम तो पॉपुलेशन कम कर रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन बैलेंस क्या है, इस सब के लिए अब इन्होंने पैनल बनाया है। इसे चेयर करेंगे जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर जी, जो रिटायर्ड हैं। 5 मेंबर की टीम रहेगी, इसमें सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया रहेंगे और 3 अदर एक्सपर्ट्स रहेंगे। इनको क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस या फोकस एरियाज क्या रहेंगे इनके, सबसे पहले तो इनको रूट कॉजेज़ देखने हैं कि ये पॉपुलेशन शिफ्ट्स क्यों हो रही है, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़, माइग्रेशन जो हमारे इतना कंट्री में हो रहा है उस वजह से देखो पॉपुलेशन इतनी हमारी शिफ्ट हो रही है, उसको ये स्टडी करेंगे। ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रहा है एट ग्रास रूट लेवल्स अमंग डिफरेंट रिलीजियस एंड सोशल कम्युनिटीज़, वो भी ये पूरा देखेंगे। इवन कि इनको एक स्ट्रॉन्ग लीगल एंड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी देना है फॉर बेटर बॉर्डर कंट्रोल एज वेल एज सिस्टम टू आइडेंटिफाई, डिटेन एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। नेक्स्ट है कोलकाता टू होस्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 मेन इवेंट। इसकी थीम क्या है, अब रखी गई योगा फॉर हेल्दी एजिंग। देखो बहुत हमारा एक अच्छा इवेंट होता है ये इंडिया का।
तो आपका 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जून 21 को होगा, इसे होस्ट करेगा कोलकाता वेस्ट बंगाल इस बार। इसके साथ साथ देखो ये जो आपका डिक्लेरेशन हुआ है आपका ना योगा महोत्सव हुआ था 2026, तो अनाउंस करने के लिए बेसिकली कि हम योगा डे मनाएंगे, इंटरनेशनल योगा डे, ये हुआ था अभी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो खाजूराहो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे इन्होंने ये इवेंट किया और वहाँ इन्होंने ये डिक्लेयर किया। नेक्स्ट है असम इंट्रोड्यूसेस हिस्टोरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026। तो देखो असम जो है जैसे ही बिल ये पास हो जाएगा तो पहला स्टेट बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जिसमें यूनिफॉर्म आपका सिविल कोड लागू हो जाएगा और इंडिया का 3rd स्टेट बन जाएगा। तो इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात में हो चुका है, अब असम 3rd है। यूसीसी क्या होता है, देखो ये तो हमारे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इवन की दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें क्या होता है कि सारे जो पर्सनल लॉज है ना आपके, हिंदू अलग होते हैं, बाकी जितने भी हैं मुस्लिम के अलग होते हैं, ये सारे हैं, इन लॉज को ख़त्म करना है और सिर्फ ऐसा एक सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज बनाए जो हर सिटीजन पे इक्वली लगे। तो कोई भी रिलीजन बेस पे नहीं लगेगा, वो इक्वली सब पे लगेगा। एंड इसमें आपके मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इन सब से रिलेटेड आते हैं मैटर्स। इसमें मैंने आपको बताया कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बताता है, उसमें भी ये कहा गया है कि यूसीसी लागू करना है फॉर ऑल सिटीजन्स। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ना एक आपकी जजमेंट दी थी अंडर सरला मुदगल केस 1995 में ये आई थी, मतलब देखो कितना पुरानी है, उसमें भी उन्होंने यूसीसी की नीड कही थी और देखो अब 2026 में खड़े हैं, अभी भी नहीं आया पूरी कंट्री में। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी लॉन्चेस 236 करोड़ त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल मिशन स्पैनिंग फ्रॉम Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 टू Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 28। अब देखो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ना, सबका जो बेस्ट प्रोडक्ट है ना उसका मिशन आपका लॉन्च हो रहा है बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए, ऑब्वियसली इनकम आएगी उससे। नेक्स्ट है इंडिया इशू 60% ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस अंडर द इंटरनेशनल नागोआ प्रोटोकॉल। तो ये आपकी रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ किया है रिपोर्ट, और इन्होंने इसमें क्या किया है, हमने ना टोटल 3556 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस इशू किए हैं अंडर नागोआ प्रोटोकॉल। और वर्ल्ड के यानी ये 60% होते हैं, यानी वर्ल्ड में जितने इशू हुए हैं ना उसके 60% सर्टिफिकेट्स हमने इशू किए हैं। अब नागोआ प्रोटोकॉल क्या है, आपका एसेट एंड बेनिफिट शेयरिंग पे है, ABS। ये काफ़ी बार देखो हम एनवायरनमेंट क्लासेस में भी आपके डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिया ने ना इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बना रखा है। वो क्या कहता है, जो भी आपकी कम्युनिटीज़ हैं, जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट पे रहती हैं या फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनका अच्छा सब घर बार चलता है, अब मानो कोई कंपनी जाके वो लेने लग जाएगी, उनका तो फिर काम ख़राब हो जाएगा ना। तो इसके लिए ये पूरा ABS आपका सिस्टम बनाया है जिसमें कंपनीज़ अगर कोई भी इंडिया का रिसोर्सेज यूज़ करती है, ट्रेडिशनल नॉलेज, उन्हें प्रॉफिट शेयर करने होंगे सरकार के साथ भी, या फिर जिस कम्युनिटी को वो यूज़ कर रहे हैं जिस भी फॉरेस्ट पे, उनके साथ शेयर करना होता है। इसमें क्या है, आपका इंडिया अभी तक 263 करोड़ रुपीज़ का रिपोर्ट ने कहा कि जनरेट कर चुका है इन अप्रूवल से जो इन्होंने दिए हैं। एंड इसमें से 145 करोड़ रुपीज़ वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ या फार्मर्स को दे चुके हैं उनके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है कलाई टू हाइडल प्रोजेक्ट। तो इसको आपके जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी उन्होंने अप्रूवल दे दिया है इन प्रिंसिपल। तो देखो ये ना क्लाई टू हाइडल प्रोजेक्ट पे ना इशू था कि वहाँ पर ना आपके वाइट बेलिड हेरोन पाया जाता है और ना वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि उनकी ख़त्म हो जाएगी पॉपुलेशन अगर आप ये बनाओगे। तो अब चलो उनको अप्रूवल दिया है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने। कलाई टू हाइडल प्रोजेक्ट आपका अंजो डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में वहाँ बनाया जाएगा, लोहित रिवर पर ये बनाया जाएगा। अब वाइट बेलिड हेरोन के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये आपका ना भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थन म्यांमार इसी एरिया में पाया जाता है। IUCN में क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, मतलब बहुत रिस्क पे है कि एक्सटेंट हो ही जाएंगे ऑलमोस्ट। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में है, यानी बहुत इनको प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लोकायान 2026। तो देखो इंडियन नेवी जो है ना, इनकी शिप है INS सुदर्शिनी। वो क्या है, वो अभी आपके ना एक वॉयज पे निकली हुई है जिसका नाम है लोकायान 2026। तो अभी वो आइलैंड्स वगैरह आपके सारे जा रही है। वो 10 मंथ्स के लिए देखो ये एक्सपेडिशन पे निकली है। 22,000 नॉटिकल माइल्स का ये डिस्टेंस कवर करेगी और 13 कंट्रीज़ में जाएगी और 18 पोर्ट्स पे ये डॉक करेगी अपने आप को। इसके साथ साथ ये जो आपकी वॉयज थी ना, कोची केरला से स्टार्ट हुई थी जनवरी 26 में। अब देखो INS सुदर्शिनी पे वो गए हैं और पूरी इस वॉयज का नाम है लोकायान 2026। तो ये ना जो है आपकी इंडियन नेवी की सेल ट्रेनिंग शिप ही है और इसको आपके क्या कहते हैं, सेकंड कम्प्लीटली होम ग्रोन शिप है, मतलब पूरी इंडिया ने बनाई है।
एंड ये जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बना के दी थी आपके इंडियन नेवी को। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट टू वियतनाम एंड साउथ कोरिया। चलो वियतनाम वो गए, उन्होंने वहाँ पे फैन वांग यांग जी हैं जो वियतनाम के डिप्यूटी पीएम है, उनसे बात की। और देखो जब भी जाए कोई भी जाएगा कुछ ना कुछ साइन होता है। उनके साथ एक लैंग्वेज लैब इनोग्रेट की उन्होंने एट द एयरफोर्स ऑफिसर्स कॉलेज इन वियतनाम। इसके साथ साथ आपका एक AI लैब भी इस्टेब्लिश की गई और डीप टेक इंस्टीट्यूशन अलायंस, तो एक MOU साइन हुआ है इंडियन मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बीच में, जो आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम के बीच में। चलिए वो साउथ कोरिया भी गए थे, तो साउथ कोरिया में भी वो लीडर से मिले, तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या साइन किया है आपका, एक तो इंडिया और कोरिया के बीच में एक डिफेंस इंडस्ट्री बिजनेस राउंड टेबल उन्होंने सियोल में करी। देन साइबर एंड इंफॉर्मेशन के बेस फील्ड में आपका MOU साइन हुआ, डिफेंस साइबर सिक्योरिटी और इसके फील्ड में दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर एक्सचेंज करेगी इन्फॉर्मेशन। एंड इसके साथ साथ 2 आपके कमर्शियल एग्रीमेंट्स भी साइन हुए बिटवीन इंडियाज लार्सन एंड टॉर्बो एंड साउथ कोरियाज हानवा कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है 11th क्वाड मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जो न्यू दिल्ली में हुई है। देखो सब ना ज़रूरी है, इसलिए मैं सब पढ़ाती हूँ, को कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में ना। आजकल तो देखो सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं, कुछ मतलब ऑब्वियसली देखो अंडर सन हम लोग सब नहीं कवर कर सकते, पर जितना मैक्सिमम करोगे ना उतने चांसेस बेटर हो जाएंगे। और चलो बैंकिंग में तो फेज़ 2 में आता है, मेंस में आता है, बट RBI में ना दोनों फेजेस के लिए GK बहुत ज़रूरी है। मतलब करंट अफेयर्स वो ये कि आपका अच्छा कर देगा आपके एग्ज़ाम को, आपके पूरे सिलेक्शन के प्रोसेस को, जितना करंट अफेयर्स को आप पढ़ोगे। और देखो जितना बार रिवीजन करोगे उतनी बार चीज़ याद रहेगी। चलिए क्वाड में इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स इस मीटिंग में आपके साइन किए हैं, क्या क्या अनाउंस हुए हैं। क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क, तो ये पूरा $20 बिलियन का प्रोजेक्ट है। चारों कंट्रीज, देखो क्वाड में ना 4 कंट्रीज है, अभी हम अगली स्लाइड में देखते हैं चारों कौन सी हैं। तो पूरा ये इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। देन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलेंस कोलैबोरेशन, तो ये एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव चारों कंट्रीज़ ने साइन किया है इंडियन ओशन रीजन के लिए। तो इसमें क्या है, पूरा जो ये क्वाड कंट्रीज़ हैं अपना सैटेलाइट और रेडार कैपेबिलिटीज़ को पूल करेगी और रियल टाइम अपने डेटा को शेयर करेगी रिलेटेड टू इंडियन ओशन। देन है क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी। अब इसमें पूरी टेक शेयरिंग एनालिसिस होगा इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स। देन इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी, तो क्वाड जो है उन्होंने ये कहा कि जितने भी पैसिफिक आइलैंड फॉरम नेशंस हैं उनको लिंक किया जाएगा विद अंडर सी इंटरनेट केबल्स बाय 2026। देन प्रोटेक्टिंग ओशन लॉज, तो आपका देखो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी है, तो उन्होंने कहा है कि इसको हमें फॉलो करना ज़रूरी है। देखो यूनाइटेड नेशंस ना है, सारे लॉज भी हैं, लेकिन मानने पे भी तो है ना कंट्रीज़ के, है ना। तो फिर इसमें भी उन्होंने कहा है कि हम इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिससे फ्री नेविगेशन एंड शिपिंग गुड्स, क्योंकि आप देख ही रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हो रहा है उसके चलते इन्होंने ये बात की है। देन क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, सो इंडिया जो है नेक्स्ट कोस्ट गार्ड लेड मिशन करेगी टू पेट्रोल दी ओशंस एंड स्टॉप इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ 6G टेक पर भी इन्होंने बात की। चलिए क्वाड क्या है, आपकी 4 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, ये आपका जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी ना 2004 की, सबसे खतरनाक आज तक की, उसके रेस्क्यू और उसमें बनाया गया था। आगे इन्होंने बढ़ा के और चीज़ें जोड़ ली। ये आपका किसने बनाया था, प्रपोज इसको किया था 2007 में जापान के PM शिंजो एबे जी ने। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ साल के लिए बंद हो गया, इन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी। 2017 में इन्होंने फिर से दोबारा से रिवाइव किया। और देखो जो चारों कंट्रीज़ हैं ना, ये 24% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, हाईएस्ट तो इंडिया में ही होगी, 35% ऑफ ग्लोबल GDP है एंड 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है इनका। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स साइंड अ मेजर एग्रीमेंट कॉल्ड फ्रेमवर्क ऑन सिक्योरिंग ऑफ सप्लाई इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ्स। तो देखो US का हम लोग पहले भी न्यूज़ में देख चुके हैं, एक पैक्स सिलिका करके इनिशिएटिव है और उनका एक फोर्ज प्रोग्राम है, सब क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल से रिलेटेड है। तो ये दोनों इसके अंतर्गत इन दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया है। नेक्स्ट है 79th एनुअल कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका हुआ है कांस फ्रांस में। तो इसमें अवार्ड्स देख लेते हैं। सबसे मेजर तो ना इनका पाम डियोर होता है, वो मिला है क्रिश्चियन मुंगियो को, और उनको किस लिए मिला है, वो डायरेक्टर हैं, उनकी मूवी थी फजॉड, उसके लिए उन्हें मिला है। देन ग्रैंड प्री ये मिला है ऑड्रे ज़्यागिनस्टेव जी को। तो देखो नाम ना पढ़ लेना थोड़े, ऑब्वियसली मेरे को भी प्रोनाउंसिएशन इतनी पता नहीं है। तो उन्हें ये ग्रैंड प्री मिला है, उनकी पॉलिटिकल थ्रिलर थी मिनोटॉर। तो मूवीज़ का होता है ये बेसिकली सारा।
देन पता तो होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पूरी कांस में, वो कहते हैं ना कांस में डेब्यूट हो रहा है, ऐसे काफ़ी फेमस रहता है ये इवेंट। चलिए, जूरी प्राइजेस किस किस को मिले हैं? जूरी प्राइज़ मिला है द ड्रीम्ड एडवेंचर को, एंड इसके साथ साथ बेस्ट डायरेक्टर में टाई हुआ है जेवियर कैल्वो और जेवियर एम्ब्रोसी जी, पैवेल पावली कॉवसी, ठीक है, उनकी मूवी थी फादरलैंड। देखो ना ज़्यादा याद रहे ना, पाम डियोर और ग्रैंड प्री कर लेना, ठीक है। लिस्ट मैंने पूरी दे दी, क्योंकि कई बच्चों को होता है कि आपने पूरा बताया नहीं। लिस्ट मैंने पूरी दे दी है, ज़्यादा हुआ तो सिर्फ ऊपर के 2 पॉइंट्स याद कर लेना। चलो, बेस्ट एक्टर में भी टाई है आपके इमैनुअल मैचिया और वैलेंटिन शैम्पेन के बीच में। बेस्ट एक्ट्रेस है वर्जीनी एफिरा एंड ताओ ओकामोतो। देन राइटिंग बेस्ट स्क्रीन प्ले है मैनुअल मैरेजी का, एंड कैमरा दियोर यानी कि बेस्ट फर्स्ट फीचर फिल्म है मैरी क्लेमेंटाइन डूसाबे जाम्बोजी की। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया को 2 गोल्ड मेडल्स मिले हैं आपकी अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप, जो आपकी दानांग वियतनाम में हुई है हाल ही में। दोनों गोल्ड विनर्स कौन है? मोहित कुमार जी हैं 65 kg कैटेगरी में, और चंद्रमोहन जी हैं 79 kg कैटेगरी में। इसके साथ साथ और मेडल्स जो हमें मिले हैं, सिल्वर मेडल्स मिले हैं पुनीत कुमार जी को और लाकी जी को, और ब्रॉन्ज मेडल मिला है सचिन मोर जी को। चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप अब इंडिया करेगा अहमदाबाद गुजरात में, और इसमें क्या ऑब्वियसली योगासन को भी हम लोग ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बनाना चाहते हैं, और ऑलरेडी 75 कंट्रीज के एथलीट्स ने कह दिया हम आके पार्ट लेंगे। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट कन्फर्स पद्मा अवार्ड्स 2026 एट राष्ट्रपति भवन। तो टोटल देखो 131 अवार्ड्स इन्होंने दिए, ये अभी पार्ट 1 हुआ है इसका, जिसमें से 19 विमेन रिसिपेंट्स रही हैं अवार्ड की, 16 पॉस्टुमस दिए गए हैं, यानी कि आफ्टर डेथ जो दिए जाते हैं। 6 इंडिविजुअल्स हैं आपके फॉरनर, एनआरआई या पीआई ओसीआई कैटेगरी के, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देन 2 आपके डुओ केसेस हैं, जहाँ पे 2 लोगों को एक ही अवार्ड दिया जाता है। चलिए, पद्मा अवार्ड्स देख लेते हैं क्या होते हैं। अब ना ये 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी, ठीक है, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मा श्री, ठीक है। और ये क्या है, 1954 से दिए जाते हैं, और रिपब्लिक डे की उस पर आपके अनाउंस किए जाते हैं। एंड इसके साथ साथ आपकी 3 कैटेगरीज इसकी रहती है, जो मैंने आपको बता दिए। अब देखो क्या है, जितने भी आपके हमारे सिटीजन्स हैं ना इंडिया के, रिगार्डलेस ऑफ रेस जेंडर पोजीशन, उनको ये मिल सकता है, वो एलिजिबल होते हैं। आप और मैं हर कोई एलिजिबल होता है, ऑब्वियसली हमें कुछ डिस्टिंग्विश्ड या कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं या फिर कोई भी PSUs में काम कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं, तो ये बात याद रखना। अब चलो, 5 ईयर इसका रूल होता है, तो अगर किसी को भी देखो, सबसे इसकी ना ऊंची कैटेगरी होती है पद्मा विभूषण, देन पद्मा भूषण, देन पद्मश्री। अगर किसी को पद्मश्री दे दिया और अब मुझे उसको ऊपर वाली कैटेगरी देनी है पद्मा भूषण, तो 5 साल का मुझे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं दे सकती हूँ। अब देखो ये नई बात पता लगी है ना। चलो, एनुअल सीलिंग क्या है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स हैंडेड आउट इन अ सिंगल ईयर कैन नॉट एक्सीड 120, लेकिन ये जो लीगल कैप है इसमें पोस्टुमस लोग नहीं या फिर NRIs वाले नहीं इंक्लूड होते, तभी आपके 131 है इस साल। सिलेक्शन बॉडी आपकी एक पद्मा अवार्ड्स कमेटी बनाई जाती है। अब इससे भी ऊपर आपका फाइनल सबसे बड़ा कौन सा होता है इंडिया में? भारत रत्न। चलिए, पद्म विभूषण जो आपका है, अगर पद्मा अवार्ड्स में हाईएस्ट हम देखें तो ये 5 लोगों को इस बार दिया जा रहा है। उन 5 के नाम देख लीजिएगा। श्री धर्मेंद्र सिंह दियोल जी, ऑब्वियसली उनको आफ्टर डेथ दिया जा रहा है सिनेमा के फील्ड में। श्री KT थॉमस जी, पब्लिक अफेयर्स में। मिस N रंजन जी, आर्ट के लिए, म्यूज़िक के लिए। श्री P नारायण जी, लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए। और श्री VS अच्युतानंदन जी, इनको भी पॉस्टुमस मिल रहा है पब्लिक अफेयर्स के लिए। नेक्स्ट है, मई 2026 में आपके सेनेगल के प्रेसिडेंट ने नए प्राइम मिनिस्टर कंट्री के अपॉइंट किए हैं। सेनेगल जी के किसको अपॉइंट किया है? अहमदू AI अमीनो लॉ जी को। कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल, तो इसलिए याद पढ़ लेना एक बार। चलिए, सेबी ने आपके अमित महाजन और नायना ओवालेकर जी को एज EDs अपॉइंट किया है ऑन बोर्ड ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। देखो सरकार की ना 2 डिपॉजिटरीज हैं, CSDL और NSDL। तो CDSL के आपके अमित महाजन और नायना ओवालेकर जी किए हैं, और ना 2 वर्टिकल्स होते हैं, दोनों वर्टिकल्स के अलग अलग काम होते हैं, उसके लिए इन्होंने अपॉइंट किया है। सेम देखो, अब जब आपके CDSL के किए तो BSE ने भी किया, तो हर का होता है अपना ना, जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हर के वर्टिकल 1 और 2 होते हैं। BSE ने भी आपके अपॉइंट किया सौरभ शुक्ला जी को वर्टिकल 1 के लिए और गोपालन S राघवन जी को वर्टिकल 2 के लिए। देन आपके NSDL ने भी नए अपॉइंट किए हैं सुभाष केलकर और अंकित शर्मा।
एंड फाइनली आपके इवन अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमपेडा जिसे हम बोलते हैं, उसके चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, पाकिरीसामी पी जवाहर जी को। उन्होंने जो आपके इससे पहले दोदा वेंकट जो होते थे उनको रिप्लेस किया है, और जो पाकिरीसामी जवाहर जी हैं ना, ये 2007 के IAS ऑफिसर हैं। चलिए अब लास्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैज़ ऑफिशियली रिलीज सेकंड एडिशन ऑफ नॉवल टाइटल्ड बाजार। तो इस नॉवल को लिखा है निरंजन देव शर्मा और इसे पब्लिश किया है आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने। ये ना पूरा 71 से 92 तक जो भी इंडिया की सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की है वो सारी इस बुक में है। चलिए अब लास्ट पेज था, लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे May 25 को हर साल आपका मनाया जाता है। ऑब्वियसली देखो, जो बच्चे खो जाते हैं या उनका अपहरण हो जाता है, जो माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, उनके लिए ये बनाया जाता है, उनकी मेमोरी में ये है। सबसे पहले ना इसको US के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन जी ने डेजिग्नेट किया था 1983 में। उन्होंने अपने जो देश था ना उसका नेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे बनाया था। इस दिन क्या हुआ था, एक ना 6-year-old एथन पास था जो डिसअपियर हो गया था न्यूयॉर्क से 1979 में May 25 को, इसीलिए इन्होंने ये दिन चुना। ग्लोबली इसे 1998 में इंटरनेशनल डे बनाया गया। आपके इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ने मिलकर इसे बनाया, दोनों ने दिन को। ऑफिशियली 2001 में आपके फर्स्ट इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया गया, और इसमें आपके सेम जो हमने ऊपर देखा, आपकी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, यूरोपियन कमीशन और मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप ने मिलकर ये बनाया।